So we'll go ahead with next topic today. Last lecture में we have seen what are resistors. So if you remember, resistance is the opposition offered to electric current. Resistance का definition था the opposition offered to electric current is called as resistance, and a device or a component which provides resistance is known as a resistor. फिर दो टाइप के resistor हमने देखे थे. कौन से दो टाइप? Carbon resistor and wire wound resistor. So carbon resistor is, if you remember, is a small, very small, tiny device, compact in size. It is lightweight, it is cheap, and it has high value. फिर दूसरा था वायर वाउंड रजिस्टर. और बाय द वे कार्बन रजिस्टर होते हैं फिक्स्ड वैल्यू रजिस्टर, और जो दूसरा था वो था वायर वाउंड रजिस्टर. वायर वाउंड रजिस्टर इज अ वेरिएबल रजिस्टर, थोड़ा सा बड़ा होता है साइज में, सो ऑन सो फोर्थ. फिर हमने देखा था कलर कोडिंग स्कीम, क्योंकि कार्बन रजिस्टर्स आर वेरी कॉम्पैक्ट इन साइज, तो उसके ऊपर रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख भी लोगे तो उसको रीड करना इज नॉट पॉसिबल. तो हम लोग कलर कोडिंग स्कीम के थ्रू रेजिस्टेंस की वैल्यू बताते हैं. तो इफ यू रिमेंबर द स्कीम, पीटी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, मैंने बताया था ना. तो 4 बैंड्स होते हैं, उसमें से पहले दो बैंड 2 डिजिट्स होते हैं, तीसरा बैंड मल्टीप्लायर होता है, चौथा बैंड टॉलरेंस. तो उसके कुछ क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे आज. अब हमारा अगला थ्योरी टॉपिक है, वी विल सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन कलर कोडिंग, यस, लेकिन पहले ये 2-3 छोटे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद. तो नेक्स्ट टॉपिक इज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स. एक है सीरीज कॉम्बिनेशन और एक है पैरेलल कॉम्बिनेशन. कॉम्बिनेशन मतलब अगर हमको एक इलेक्ट्रिकल सर्किट में 2 या 2 से ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाने हैं, तो देर आर डिफरेंट वेज इन विच यू कैन कनेक्ट द 2 रेजिस्टेंसेस इन अ सर्किट. उसमें से एक तरीका है, वन वे इज कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन एंड द अदर वे इज कॉल्ड एज पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास 2, 3, 4, 5 रेजिस्टेंस है, इसको मैं एक सर्किट में लगा रहा हूँ इन सीरीज. तो सबसे पहले सीरीज कॉम्बिनेशन होता क्या वो डिफाइन करेंगे. उसके बाद सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस लगाने के बाद क्या सेम होता है और क्या सेम नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट है. नंबर 3, सीरीज कॉम्बिनेशन में रजिस्टर को कनेक्ट करने के बाद व्हाट इज द इक्विवेलेंट या फिर इफेक्टिव या फिर टोटल रेजिस्टेंस ऑफ दैट सर्किट, वो भी देखना पड़ेगा हमको. तो रिमेंबर, सीरीज कॉम्बिनेशन पहले डिफाइन कर लेंगे. इट इज इंपॉर्टेंट दैट यू फर्स्ट डिफाइन व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो एक काम करता हूँ, पहले एक सर्किट डायग्राम ड्रॉ कर देता हूँ और फिर हम डिफाइन करेंगे व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन. तो हमारे पास इमेजिन दैट वी हैव 2 रेजिस्टेंसेस. बाय द वे, जितने भी फॉर्मूला हम लोग डिराइव करेंगे ना, वो 2 रेजिस्टेंस के लिए करेंगे, फिर उसको बाद में जनरलाइज कर देंगे 3 के लिए, 4 के लिए या फिर n रेजिस्टेंस के लिए. तो हमारे पास एक इलेक्ट्रिक सर्किट था, उसमें एक पाथ है, मतलब एक पार्ट है. इस पार्ट को तुम पाथ बोलते हो. यहाँ पे मैंने 2 रेजिस्टेंस लगा दिए, ये है R1, ये है R2. एंड इफ यू नोटिस, हमने इनको कनेक्ट कैसे किया, एंड टू एंड. जहाँ पे पहला रेजिस्टेंस खत्म हुआ वहां पे दूसरा रेजिस्टेंस स्टार्ट हुआ. मतलब 2 रेजिस्टेंस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रिकल पॉइंट कॉमन है. देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डिफाइनिंग सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 2 रेजिस्टर्स. सो उसमें से एक है व्हेन द रेजिस्टेंसेस are connected end to end in an electrical path such that only one point between them is common is known as series combination. तो मैं define भी कर लेता हूँ. तो remember, when the resistances are connected इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ. अभी इसको इलेक्ट्रिकल पाथ क्यों बोला, क्योंकि तुम भी तो घर से क्लास पे किसी रास्ते के थ्रू आए ना, वो क्या होता है, पाथ. तो यहाँ पर भी करंट इस रास्ते से जाएगा, इसलिए ये क्या है, पाथ. तो ये इलेक्ट्रिक करंट का पाथ है, इसलिए इसको बोलते हो इलेक्ट्रिकल पाथ. सो व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ सच दैट, एक काम करते हैं, इलेक्ट्रिकल पाथ end to end such that only one point
only one point is common between them, is common between them. So such a combination is known as series combination, is known as series combination. ओके, तो पहले तो सीरीज कॉम्बिनेशन पता होना चाहिए। ये एक इलेक्ट्रिकल पार्ट था, इसमें मैंने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, इसमें हमने दो रेजिस्टेंस, अभी मैं गाना ही गाने वाला था, खुद को रोक लिया मैंने। तो इसमें हमने दो रेजिस्टेंस कनेक्ट किए, सच दैट देयर इज ओनली वन पॉइंट कॉमन बिटवीन देम, सच अ कॉम्बिनेशन विल बी कॉल्ड एज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कनेक्ट कर देंगे एक सोर्स ऑफ वोल्टेज। सोर्स ऑफ वोल्टेज मतलब बैटरी बेसिकली, या फिर सेल। अब ये सेल और बैटरी का एग्जैक्ट डिफरेंस क्या है वो भी तुम इसी चैप्टर में आगे सीखोगे, व्हाट इज अ सेल एंड व्हाट इज अ बैटरी। तो फिलहाल के लिए मान लो कि यहाँ पे एक बैटरी है, एक सेल है, जो बोलना है वो बोल दो, सोर्स ऑफ वोल्टेज है बेसिकली। तो हमने एक सोर्स ऑफ वोल्टेज कनेक्ट कर दिया, प्लस माइनस ये है वोल्टेज V। अब रिमेंबर, थोड़ा सा लॉजिकली सोचो, वैसे ये सेल या बैटरी, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन नेगेटिव से कहाँ जाते हैं, पॉजिटिव, और मैंने बताया था जो भी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो उसको अपोजिट होता है कन्वेंशनल करंट। तो करंट का डायरेक्शन क्या होगा, पॉजिटिव से नेगेटिव, बराबर। मतलब करंट यहाँ से निकला, आए, यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, फिर यहाँ गया, सही है कि नहीं। मतलब करंट को पास होने के लिए कोई और रास्ता है क्या, नहीं, नहीं है ना, पक्का। इसका मतलब R1 और R2 दोनों में से करंट सेम है, क्योंकि करंट को जाने के लिए कोई और पाथ अवेलेबल है ही नहीं। इसका मतलब जितना करंट R1 से जाएगा उतना करंट R2 से जाएगा। इसका मतलब क्या होता है पता है, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस इज सेम। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस हमेशा क्या होता है, सेम। तो ये इंपॉर्टेंट है, दिस इज इम्पोर्टेंट फॉर यू टू नो, क्योंकि 12th में जब करंट इलेक्ट्रिसिटी सीखोगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड सर्किट का एनालिसिस करना पड़ेगा हमको, और कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है अगर बेसिक्स क्लियर है तो। और सिर्फ रटने से काम नहीं बनता, यू हैव टू लॉजिकली थिंक कि क्यों करंट सेम है, क्योंकि करंट को कोई और पाथ था ही नहीं। मतलब जितना करंट R1 में आया उतना उसको R2 से भी जाना है। तो रिमेंबर, इन सीरीज कॉम्बिनेशन the current through both the resistances, अब both लिख रहा हूं क्योंकि दो रेजिस्टेंस है, तीन होंगे तो थ्रू ऑल द थ्री रेजिस्टेंसेस, चार होंगे तो थ्रू ऑल द फोर रेजिस्टेंसेस। सो करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टेंसेस इज सेम, राइट। लेकिन क्या सेम नहीं होता है, पोटेंशियल ड्रॉप, वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस। अभी थोड़ा इसको भी समझ लो, थोड़ा तुम यहाँ पे शिफ्ट हो जाओ, नहीं, यस, द वन इन द हुडी, बाय द वे नाइस हुडी। तो ऐसा है, अब थोड़ा सा इसको हम लोग, ऑफ कोर्स एग्जाम्पल इज इररिलेवेंट, लेकिन इसको हम लोग थोड़ा सा रियल लाइफ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारा ट्रैफिक था, जाने का रास्ता एक ही था, तो पूरा ट्रैफिक एक ही रास्ते से जाएगा। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे, जाने का रास्ता एक ही था, तो पूरा करंट एक ही रास्ते से जाएगा। उस रास्ते में कहीं पे खड्डे हैं, तो जब खड्डा आएगा तो गाड़ी क्या करती है, ब्रेक मारती है ना। तो ये खड्डा है, रेजिस्टेंसेस, अपोजिशन टू द फ्लो, बराबर, राइट, करेक्ट। अब जहाँ पे छोटा खड्डा हो वहाँ पे ब्रेक थोड़ा कम मारते हैं हम लोग, ठीक है, पास हो जाएंगे। लेकिन जहाँ बड़ा खड्डा हो वहाँ पे क्या करते हैं, या तो बड़ा स्पीड ब्रेकर हो वहाँ पे क्या करते हैं, तो यू गो लिटिल स्लोअर, बराबर। तो सिमिलरली ये जो वोल्टेज था, जहां जहां पे रेजिस्टेंस आएगा वहां वहां पे वोल्टेज का ड्रॉप होता है, क्योंकि वोल्टेज ये एनर्जी का सोर्स है जो इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे रहा है रेजिस्टेंस को ओवरकम करने के लिए। लेकिन जहां पे रेजिस्टेंस ज्यादा है वहां पे पोटेंशियल ड्रॉप भी ज्यादा होगा। तो क्योंकि ये दोनों रेजिस्टेंस सेम नहीं थे तो यहाँ पे पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा। तो अक्रॉस R1 कितना पोटेंशियल ड्रॉप है, V1, अक्रॉस R2 कितना है, V2।
तो जैसे मैंने बोला कि करंट तो सेम है, लिखा ना हमने, इन सीरीज कॉम्बिनेशन द करंट थ्रू बोथ रेजिस्टेंस इज सेम बट द ड्रॉप ऑफ पोटेंशियल इज नॉट सेम। तो ये याद रखना, क्या सेम है क्या सेम नहीं है, ये इंपॉर्टेंट है। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या सेम है? करंट। क्या सेम नहीं है? पोटेंशियल ड्रॉप। बट द पोटेंशियल ड्रॉप्स मे और मे नॉट बी सेम। अब मे और मे नॉट बी सेम क्यों लिखा मैंने, बताता हूं, या फिर मे और मे बी डिफरेंट ऐसा बोल सकते हो। अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम होते, सेम वैल्यू के होते, तो फिर पोटेंशियल ड्रॉप सेम होता। इट्स जस्ट लाइक कि दो खड्डे सेम साइज के हैं, तो हमने जब पहले खड्डे पे जितना स्पीड डाउन किया उतना दूसरे पे भी उतना ही करने वाले हैं। तो अगर रेजिस्टेंस सेम होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप भी सेम होगा। रेजिस्टेंस सेम नहीं होगा तो पोटेंशियल ड्रॉप सेम नहीं होगा, इसलिए मे और मे नॉट बी। गुड। बट अल्टीमेटली वन थिंग इज फॉर श्योर, 100% श्योर, ये जो मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, मतलब जो वोल्टेज अप्लाई किया है V, उस वोल्टेज को कौन कौन यूज करने वाला है? R1 और R2। मतलब जो V मैंने लगाया, दैट V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, V इक्वल टू V1 प्लस V2, ये याद रखना। तो therefore we can say V equals to V1 plus V2, इक्वेशन नंबर 1। यहाँ तक क्लियर? तो पहले हमने डिफाइन किया व्हाट इज सीरीज कॉम्बिनेशन, व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल सर्किट एंड टू एंड सच दैट only one point is common between them, such a combination is called as series combination. In series combination, current through both the resistances is same but potential drop may or may not be same। actually different होता है mostly, क्योंकि रेजिस्टेंसेस नॉर्मली सेम नहीं होते। तो हमको इक्वेशन मिल गया V equals to V1 plus V2। but if you remember Ohm's law, V equals to IR, तो V1 equals to I1 R1, लेकिन I1 और I2 तो सेम था ना, और V2 इक्वल्स टू IR2, बराबर। गुड। और यहाँ पे जो V है, ये जो टोटल वोल्टेज है, इसके लिए हम लोग लिखते हैं IR इक्विवेलेंट। क्या लिखते हैं? IR इक्विवेलेंट। व्हाट इज इक्विवेलेंट? इक्विवेलेंट मतलब टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। या फिर अभी इसको ही मैं लिख सकता हूँ IRS। RS क्यों लिखा? क्योंकि कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज। तो ये जो V है, इसके यहाँ पे क्या लिखूंगा मैं? IRS। और V1 की जगह पे क्या लिखूंगा मैं? IR1। और V2 की जगह पे क्या लिखेंगे? IR2। तो IRS क्या कॉमन निकला? R1 प्लस R2। तो I क्या हो गया? कैंसर। तो व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज कॉम्बिनेशन? R1 प्लस R2। सिंपल। तो जब दो रजिस्टर इन सीरीज हो तो व्हाट इज द इफेक्टिव रेजिस्टेंस या इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस? R1 प्लस R2। अगर तीन हो तो R1 प्लस R2 प्लस R3। और अगर n हो, सो इफ n resistors of resistances R1, R2, R3 up to Rn are connected in series, then total resistance in series is R1 plus R2 plus Rn। पक्का पक्का? गुड। अब इमेजिन कि सारे रजिस्टर्स की वैल्यू सेम है। तो इफ R1 equals to R2 equals to R3 equals to Rn equals to R, तो RS क्या होगा? R1 is R, R2 is R, R3 is R। कितने रेजिस्टेंस है? N। तो मुझे बताओ, अगर मैं 2 + 2 + 2 + 2 ऐसा करता जाऊँ, 2 बार करूंगा तो क्या आंसर आएगा? 4। 3 बार करूंगा तो 6, 4 बार करूंगा तो 8। मतलब यू आर टेलिंग मी 2 × 2, 3 × 2, 4 × 2, 5 × 2, 6 × 2, n टाइम्स करूंगा तो
n इंटू टू। तो मैं अगर r को r प्लस आर प्लस आर प्लस आर प्लस आर n टाइम्स ऐड करते गया, समेशन मतलब r इंटू n मतलब n इंटू हो गया। तो अगर मेरे पास 100 रजिस्टर्स है इन सीरीज 100 और हर एक की वैल्यू 2 ओहम की है, तो टोटल रेजिस्टेंस 200 कितना है 200। तो व्हाट डू लर्न फ्रॉम हियर इज कि जब आपको रेजिस्टेंस की वैल्यू सर्किट में बढ़ानी हो, इंक्रीज करनी हो, तो तुम उसको सीरीज में कनेक्ट करोगे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास अगर दो रेजिस्टेंस है 2 और 2 के, दोनों को सीरीज में लगा दिया तो टोटल कितना हो गया 4। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होता है सर्किट का वो बढ़ता है। क्या होता है बढ़ता है। तो तुमको जब कहीं एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल पाथ में रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ानी हो तो वहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन लगाएंगे। क्लियर यहाँ तक। तो दिस वाज ऑल अबाउट सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। क्लियर है एकदम। अगर मेरे पास 3 रजिस्टर है 1 2 3 वैल्यू के, एंड इफ आई पुट देम इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस 6, 1 प्लस 2 प्लस 3। अब देखते हैं द सेकेंड टाइप ऑफ कॉम्बिनेशन which is called as parallel combination। पहले मैं तुमको इसका डायग्राम ड्रॉ करके बता देता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में यू कनेक्ट रजिस्टर सच दैट ये R1 है और एक रजिस्टर है R2। फिलहाल डिराइव करते वक्त हम सिर्फ दो रजिस्टेंस ही लेंगे और फिर जनरलाइज कर देंगे फॉर मोर देन 2। अब एक काम करेंगे, जस्ट अ मिनट। देखो ऐसा है, इन रजिस्टर्स को R1 और R2 के दोनों एंड्स को हम दो कॉमन इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स में कनेक्ट कर देंगे। इफ यू रिमेंबर सीरीज कॉम्बिनेशन में हमने दोनों रेजिस्टेंस में कितने पॉइंट्स कॉमन किए थे, एक। यहाँ पे दोनों कॉमन है, इस रेजिस्टेंस और इस रेजिस्टेंस का ये वाला टर्मिनल ए को लगा दिया और दूसरा टर्मिनल बी को लगा दिया, राइट। तो अभी देखो वैसा का वैसा सेम डेफिनेशन बनाएंगे हम। व्हेन द रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन एन इलेक्ट्रिकल पाथ, एंड टू एंड, यहाँ पे एंड टू एंड है क्या, नहीं। तो व्हेन द रेजिस्टेंसेस आर कनेक्टेड in such a way that all the resistances are connected between two common electrical points, then such a combination is said to be parallel combination। okay, तो यहाँ पे सारे resistances are connected between two common electrical points, when the resistances are connected in a circuit in such a way that, या फिर such that बताओ कैसे डिफाइन करोगे, such that they are connected between two common electrical points, then such a combination is said to be parallel combination। Such a combination is said to be parallel combination। क्लियर यहाँ तक। तो when the resistances are connected in a circuit such that they are connected between two common electrical points, then such a combination is said to be parallel combination। फिर हम यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देंगे, सेल कनेक्ट कर देंगे, जैसे लास्ट टाइम हमने किया था, we connected a cell between these two points। तो यहाँ पे भी हम लोग सेल कनेक्ट कर देंगे between these two points, and then we put a battery over here। बैटरी या फिर सेल, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे व्हाट हैपेंस इज करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलेगा, यहाँ पे आएगा।
अब इस पॉइंट को बोलते हैं जंक्शन पॉइंट। जंक्शन, हमारे क्लास के बाहर ही जंक्शन है जिसको हम नॉर्मल भाषा में चौक बोलते हैं। तो चौक पे या जंक्शन पे क्या होता है कि ट्रैफिक अगर एक डायरेक्शन से आ रहा है तो ट्रैफिक को दो रास्ते मिलते हैं ना स्प्लिट होने के लिए। सम पीपल कैन गो टू द लेफ्ट, द अदर कैन गो टू द राइट। तो सेम यहाँ पे है कि जंक्शन पॉइंट है, यहाँ पे टोटल करंट आया आई, टोटल करंट था आई। इसमें से कुछ करंट जाएगा ऊपर की ब्रांच से, कुछ करंट आएगा नीचे की ब्रांच से, और फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे, तो टोटल करंट हो जाएगा वापस से आई। पक्का? पिछले केस में, सीरीज कॉम्बिनेशन केस में, तुमने ऐसा बोला था करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस इज सेम, बट व्हाट इज नॉट सेम, पोटेंशियल डिफरेंस। यहाँ उल्टा होता है। इन पैरेलल कॉम्बिनेशन करंट थ्रू बोथ द रेजिस्टेंस इज नॉट सेम, मतलब इज डिफरेंट, बट पोटेंशियल ड्रॉप इज सेम। तो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, और ये सारे बेसिक्स सीईटी के क्वेश्चंस के लिए हमको लगने वाले हैं। बेसिक्स पता होगा तो क्वेश्चन सॉल्व होगा। सो इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, in parallel combination the current through both the resistances may or may not be same, may or may not be same। अब बोलोगे सेम कौन से कंडीशन में होगा? वैसे सेम नहीं होगा, लेकिन अगर दोनों रेजिस्टेंस सेम हो गए, इमेजिन यहाँ से 10 एम्पियर का करंट आया, यहाँ पे और यहाँ पे रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम है, तो 5 एम्पियर और 5 एम्पियर ऐसा स्प्लिट होगा, तो सेम हो भी सकता है, राइट? तो मे और मे नॉट बी सेम, बट पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम, मतलब वोल्टेज इज सेम। क्यों? क्योंकि जितना वोल्टेज पहले रेजिस्टेंस के अक्रॉस है, क्योंकि देखो बेसिकली वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट के बीच में होता है, दो पॉइंट। इसका पॉजिटिव यहाँ ए पे कनेक्ट किया, नेगेटिव कहाँ कनेक्ट किया? बी। तो ये जो ऊपर का रेजिस्टेंस है वो ए और बी के बीच में लगाया गया, हाँ, मतलब वो बैटरी के पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में लगाया गया, हाँ। तो जितना बैटरी का वोल्टेज है उतना ही वोल्टेज R1 पे है। R2 के लिए भी सेम स्टोरी है, R2 को कहाँ कनेक्ट किया? ए, लेकिन ए कहाँ कनेक्टेड था? पॉजिटिव, और R2 ये बी कहाँ पे कनेक्टेड है? तो जितना वोल्टेज बैटरी का है उतना ही वोल्टेज R2 के अक्रॉस होगा। तो जब तुम पैरेलल में लगाते हो तो पोटेंशियल डिफरेंस सेम ही होता है। तो बट पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज इज सेम। यहाँ तक क्लियर? पक्का? अब देखो वहां पे तुमने इक्वेशन कहाँ से स्टार्ट किया था? V इक्वल्स टू V1 प्लस V2। यहाँ पे स्टार्ट करोगे I इक्वल्स टू I1 प्लस I2। फिर हमने क्या किया था? इफ यू रिमेम्बर, हमने ओम्स लॉ यूज किया था, तो यहाँ पे भी ओम्स लॉ यूज कर लो। बट एज यू नो V इक्वल्स टू IR, यहाँ पे R को बोलेंगे R इक्विवेलेंट और इसको बोलेंगे IRP, क्योंकि यहाँ पे ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, और ये V जो है ये बैटरी का वोल्टेज है, और ये जो I है ये टोटल करंट है, टोटल। तो यहाँ से तुमको मिल जाएगा I इक्वल्स टू V अपॉन R इक्विवेलेंट, लेकिन इक्विवेलेंट को क्या बोला है? P। V इक्वल्स टू IRP, तो व्हाट इज I? V अपॉन RP, इक्वेशन नंबर 2। Similarly, I1 will be V1 upon R1 और I2 will be equal to V2 upon R2, लेकिन बेसिकली V1 और V2 सेम है। I इक्वल टू V by R, यहाँ पे I1 equals to V by R1 and I2 equals to V by R2, करेक्ट? ये 2 और 3 कहाँ सब्स्टिट्यूट करोगे? 1 में। तो डेरिवेशन के सारे स्टेप्स भी सेम है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है डेरिवेशन में। सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 and 3 you have I, but what is I? V by RP। I1, but what is I1? V by R1। I2 V by R2। तो V by RP इक्वल्स टू, V कॉमन निकाल लेता हूँ, 1 by R1 प्लस 1 by R2। तो ये हो गया
कैंसल, तो आपको मिल गया 1/rp इक्वल्स टू 1/r1 प्लस 1/r2। हो गया गुड। जब दो रेजिस्टेंसेस हो, सिर्फ दो हो, दो से ज्यादा नहीं है, सिर्फ दो की बात कर रहा हूं, तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन में लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो? 1/rp इक्वल्स टू क्रॉस मल्टीप्लाई R2 प्लस R1 अपॉन R1 इंटू R2, तो RP इक्वल्स टू R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अगर मेरे पास दो रेजिस्टेंसेस है इन पैरेलल, जिसकी वैल्यू लेटस से 5 एंड 10 है, तो व्हाट इज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस? 5 इंटू 10 अपॉन 5 प्लस 10, तो 50 अपॉन 15, मतलब 10/3, मतलब 3.3333। थोड़ा नंबर्स क्यों तुमको मैं नंबर्स बता रहा हूँ, क्यों मैं तुमको एग्जांपल बता रहा हूँ, उसका रीजन था। अगर टू मेरे पास, जैसे यहाँ पे 5 और 10 लिया मैंने, अगर वो 5 और 10 ओहम मैंने सीरीज में लगाया होता, सीरीज में, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या बन जाती? 15। तो डू यू सी, 5 था और 10 था, कंबाइन करके 15 हो गया, मतलब जो लार्ज वैल्यू है उससे भी बड़ा हो गया, 10 ओहम से भी बड़ा हो गया। और यहाँ पे अगर मैंने 5 और 10 को पैरेलल में लगाया, किसमें लगाया? पैरेलल में, तो वैल्यू क्या आ रही है? 3.33, मतलब जो स्मॉलर रजिस्टर है उससे भी कम हो रही है। मतलब जब इफेक्टिव रेजिस्टेंस सर्किट में कम करना हो तो कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। और बढ़ाना हो तो सीरीज कॉम्बिनेशन। बहुत बेसिक चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम, बेसिकली चेक ही ये करते हैं कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। तो सिर्फ फॉर्मूला बता के मैं बोलता था हाँ ठीक है, क्या इतना डिराइव करना है, जस्ट ये फॉर्मूला याद रख लो और वो R1 प्लस R2 से इसलिए याद रख लो, उससे कुछ नहीं होता। कॉन्सेप्ट को बिल्ड करना जरूरी है यहाँ पे। और इंजीनियरिंग का ग्रुप है आपका, फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में कंपलसरी सब्जेक्ट है, यू कैन नॉट स्किप। BEE नाम से है, बेसिक्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, कंपलसरी पढ़ना ही पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। यू डू नॉट हैव एनी एक्सक्यूज इफ यू वांट टू डू इंजीनियरिंग, ये वापस पढ़ना है तुमको। अब फॉर n रजिस्टर्स इन पैरेलल, अगर मेरे पास n रजिस्टर्स है, अभी तो दो के लिए देखा था, दो के लिए क्या आया था? 1/r1 प्लस 1/r2, तीन होंगे तो प्लस 1/r3, n होंगे तो प्लस 1/r। एंड नाउ इमेजिन हमारे पास सारे रेजिस्टेंसेस सेम वैल्यू के हैं, R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू R3 इक्वल टू अप टू Rn इक्वल टू R। So what will be 1/rp? 1/r plus 1/r plus n times. So therefore you have 1/rp equals to n by r. Therefore rp equals to r by n. Very good. तो एक बात बताओ, अगर मेरे पास 10 ओहम की 5 रेजिस्टेंस है, कितने? 5। मैंने इन 5 को सीरीज में लगा दिया, सीरीज में 10 के 5 इन सीरीज, व्हाट इज द टोटल रेजिस्टेंस? 50। और इसी 10 के जो 5 थे उसको पैरेलल में लगाया तो 2, 10/5, 2 ओहम, बराबर? करेक्ट, गुड, क्लियर यहां तक? तो हमारा अगला टॉपिक बिफोर वी स्टार्ट क्वेश्चंस इज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। इस स्पेसिफिक रेजिस्टेंस को तुम रेजिस्टिविटी भी बोलते हो, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और नोन एज रेजिस्टिविटी। ये बहुत सिंपल सा टॉपिक है, इट्स अ वेरी वेरी सिंपल टॉपिक। हमने ऑलरेडी रेजिस्टिविटी का एक फॉर्मूला देखा था, कल ही देखा था, फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ में। अब यहाँ पे रेजिस्टिविटी का और एक फॉर्मूला बनने वाला है। तो सबसे पहले ये स्पेसिफिक रेजिस्टेंस में रेजिस्टिविटी आया कहाँ से, थोड़ा सा मैं बेसिक्स से बताऊंगा, क्योंकि बेसिक्स अगेन पता है तो फॉर्मूला कभी भूलोगे ही नहीं। इमेजिन हमारे पास एक कंडक्टर है, मैंने ऑलरेडी बताया कि हम लोग यहाँ पे कंडक्टर मतलब सॉलिड स्टेट में ले रहे हैं, तो ये सॉलिड स्टेट में है। एंड तुमको पता है कि सॉलिड्स में हाउ आर द एटम्स अरेंज, डेफिनाइट ज्योमेट्रिकल अरेंजमेंट, राइट? देन
दिस इज डेफिनेट ज्योमेट्रिक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स. अगर इन एटम्स ने इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर दिया तो यही एटम्स बन जाते हैं आयॉन्स, पॉजिटिव आयॉन्स, एंड देन यू हैव लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स. दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंडक्शन, राइट. जब तक हम बैटरी या सेल नहीं लगाते तब तक ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे इनके मोशन को क्या बोला था हमने, रैंडम मोशन, राइट. और रैंडम मोशन में नेट इलेक्ट्रिकल करंट क्या मिलता है, जीरो. क्या मिलता है, जीरो. फिर हमने जब एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर दिया, जब हमने एक बैटरी या एक सेल कनेक्ट कर दिया तो बैटरी या सेल कनेक्ट करने की वजह से इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो गया. याद है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इलेक्ट्रॉन्स जो है दे स्टार्ट ड्रिफ्टिंग फ्रॉम नेगेटिव टूवर्ड्स पॉजिटिव, मतलब इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट होने की कोशिश कर रहे हैं, मैं बाकी इलेक्ट्रॉन्स को फिलहाल हटा देता हूँ, मैं फिलहाल एक ही इलेक्ट्रॉन की बात करता हूँ. तो व्हेन दे आर ड्रिफ्टिंग, यू रिमेंबर ये जो आयॉन्स थे दे आर वाइब्रेटिंग, है ना. सिंस दे आर वाइब्रेटिंग तो दे इलेक्ट्रॉन अंडरगो कोलिजन विद देम, और यही कोलिजन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टेंस, अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ करंट. यहाँ तक क्लियर, श्योर. अब लॉजिकली सोचो, अगर मैं कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दूं, लेंथ बढ़ाने से ये जो कोलिजन्स है वो बढ़ेंगे कि कम होंगे, अगर मैंने कंडक्टर का लेंथ बढ़ा दिया तो मोर एटम्स विल बी देयर, मतलब मोर आयंस विल बी देयर. तो कोलिजन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा. तो मतलब रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ. अब इमेजिन कि मैंने क्रॉस सेक्शनल एरिया बढ़ा दिया, पहले मैंने लेंथ इंक्रीज किया तो मोर नंबर ऑफ कोलिजन्स, हेंस रेजिस्टेंस विल इंक्रीज. अब मैं एरिया बढ़ा रहा हूँ, जब तुम एरिया बढ़ाओगे तो जो डिस्टेंस था बिटवीन द पार्टिकल्स वो बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, क्योंकि तुमने एरिया बढ़ा दिया, है ना. हाँ, तो फिर कोलिजन कम होंगे कि बढ़ेंगे, कम होंगे. तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा कि कम होगा, कम होगा. तो रेजिस्टेंस दो ही चीज पे डिपेंड करता है, एक है लेंथ ऑफ द कंडक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, एक है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो remember the resistance of a conductor is found to be, is observed to be, depends on actually three things. Number one, length of the conductor. Number two, area of cross section. Number three, material. वो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है. कॉपर के लिए अलग होता है, आयरन के लिए अलग होता है. तो अगर एक गिवन मटेरियल है, मतलब मटेरियल फिक्स कर दिया, तो फिर दो पैरामीटर पे डिपेंड करता है. कौन से दो पैरामीटर, लेंथ एंड एरिया. तो resistance of a conductor, resistance of a conductor for a given material, for a given material depends on its length, and area of cross section, It is seen that the resistance of a conductor is, number one, is directly proportional to the length, मतलब R is proportional to L. Number two, inversely proportional to the area, to the cross sectional area. मतलब R is inversely proportional to A, but for a given material. एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू
length and inversely proportional to area. Then therefore अगर मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूँ तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू L by A. Therefore resistance is equal to some constant, क्योंकि जब तुम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हो तो क्या लिखते हो? कांस्टेंट. क्या लिखते हो? कांस्टेंट. Where rho is constant of proportionality, constant of proportionality known as resistivity या फिर specific resistance, known as resistivity or specific resistance or specific resistance. क्लियर यहाँ तक? तो resistance is proportional to length and resistance is inversely proportional to area. So R is proportional to L by A. और अगर वो प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता तो मैं कांस्टेंट लिखूंगा. दैट कांस्टेंट इज नोन एज रेजिस्टिविटी या फिर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. तो देयरफॉर रेजिस्टिविटी रो इज RA by L. तो ये रेजिस्टिविटी का दूसरा फॉर्मूला है. एक हमने कल देखा था फिजिकल ओरिजिन ऑफ ओहम्स लॉ में. कल ही देखा था ना हमने, तो वो एक बार रिवाइज कर लेना. अब यहां से तुमको ऐसा यूनिट मिल जाएगा रेजिस्टिविटी का. ऐसा यूनिट ऑफ रो इज, रेजिस्टेंस किसमें होता है? ओहम. एरिया किसमें होता है? मीटर स्क्वायर. और लेंथ किसमें होता है? मीटर. मीटर और मीटर कैंसल, तो क्या हो गया? ओहम मीटर. क्या हो गया? ओहम मीटर. सही है? पक्का? श्योर? अब रेजिस्टेंस सिखाते वक्त तुमको मैंने एक चीज बताई नहीं जो अभी बतानी है, इंटेंशनली नहीं बताया था मैंने तुमको. जैसे रेजिस्टेंस इज द अपोजिशन ऑफर्ड टू द इलेक्ट्रिक करंट, वैसे एक कंडक्टेंस नाम की चीज होती है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस. तो कंडक्टेंस को C से डिनोट करते हो. 1 अपॉन रेजिस्टेंस होता है. क्या होता है? 1 अपॉन रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस का यूनिट क्या था? ओहम. तो कंडक्टेंस का क्या होगा? 1 अपॉन ओहम. 1 अपॉन, इसको बोलते हो सीमेन. क्या बोलते हो? सीमेन. सिमिलरली रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल इज कॉल्ड एज कंडक्टिविटी. क्या बोलते हो इसको? कंडक्टिविटी. तो इट इज अ रेसिप्रोकल ऑफ, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी. और इसको डिनोट करते हो सिग्मा से. किससे? सिग्मा. सो कंडक्टिविटी इज द रेशियो ऑफ रेजिस्टिविटी. ये सिग्मा पॉइजन्स रेशियो वाला सिग्मा नहीं है. पॉइजन्स रेशियो हम लोग मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स इलास्टिसिटी में पढ़ते हैं. वहां पे तुम ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे थे, एंड हाउ डज दैट ऑब्जेक्ट रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ फोर्स. वहां पे वो सिग्मा था. दैट इज लैटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन. यहाँ पे सिग्मा इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज की स्टडी में आता है. ये सिग्मा कंडक्टिविटी है. तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? 1 अपॉन रेजिस्टिविटी. व्हाट इज रेजिस्टिविटी? RA by L. तो ये क्या होगा? L by RA. तो इसका ऐसा यूनिट क्या आएगा? हाँ, 1 अपॉन ओहम मीटर. 1 अपॉन ओहम मीटर. वेरी गुड. 1 अपॉन ओहम मीटर. करेक्ट. लेकिन 1 अपॉन ओहम को मैंने क्या बोला था? सीमेंस. तो सीमेंस पर मीटर. करेक्ट. गुड. पक्का? श्योर? डन. तो अभी हम लोगों ने जितना थ्योरी कवर किया उस पर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं सॉल्व. So we'll go ahead with next question, that is 11.3. Example 11.3. बहुत simple है. A flashlight uses two 1.5 volt batteries to provide a steady current of 0.5 ampere in the filament. Determine the resistance of the glowing filament. बहुत simple सा question है. देखो पहली बात तो ये है कि हमारे पास दो बैटरीज है, दोनों का वोल्टेज सेम है. V1 इक्वल टू V2 कितना है? 1.5. तो टोटल वोल्टेज कितना होगा? V1 प्लस V2. तो 1.5 प्लस 1.5 तो कितना हो गया?
3 वोल्ट, तो 3 वोल्ट का टोटल वोल्टेज है आपके पास, और करंट कितना है सर्किट में 0.5 एम्पियर, और पूछा क्या है तुमको रेजिस्टेंस R, तो बताओ तो फॉर्मूला कौन सा यूज करोगे, हाँ तो V इक्वल्स टू आई आर, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, वेरी गुड। तो सॉल्यूशन इज आल्सो सिंपल, वेरी वेरी सिंपल, तो R इक्वल्स टू V अपॉन I, V की वैल्यू कितनी है 3, करंट कितना है 0.5 में तो 1/2, 2 गया ऊपर तो कितना आ गया 6 ओम। अगला क्वेश्चन, एग्जाम्पल 11.5, 11.4 इज पेंडिंग, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि वो इलेक्ट्रिकल पावर का मैं कॉन्सेप्ट लास्ट में सिखा के उसी टाइम एग्जाम्पल कर लेता हूँ उसके, तो अभी वी विल जंप टू 11.5, कैलकुलेट टोटल रेजिस्टेंस एंड टोटल करंट इन द फॉलोइंग सर्किट। तो एक सर्किट दिया है, इसमें आपको टोटल करंट और टोटल रेजिस्टेंस निकालना है। R1 की वैल्यू, ये R1 है 3 ओम है, R2 की वैल्यू 6 ओम है, R3 की वैल्यू 5 ओम है, और वोल्टेज 14 वोल्ट का है। बहुत ही सिंपल है। तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ R1 और R2 सीरीज में है कि पैरेलल में है, पैरेलल में, वेरी गुड। तो हमको गिवन में R1 की वैल्यू दी हुई है, R2 की वैल्यू दी हुई है, R3 की वैल्यू दी हुई है, और वोल्टेज दिया हुआ है, वोल्टेज है 14 वोल्ट का। R1 की वैल्यू कितनी थी 3 ओहम, R2 की वैल्यू कितनी है 6 ओहम, R3 की वैल्यू कितनी है 5 ओहम, और तुमको फाइंड करने के लिए क्या बोला है टोटल रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस या फिर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और क्या पूछा तुमको टोटल करंट पूछा ना, यस करंट। तो अभी इसको सॉल्व कैसे करेंगे, डायरेक्ट सॉल्यूशन पे जाऊंगा मैं, फॉर्मूला बीच बीच में लिखते जाऊंगा। सबसे पहला स्टेप, ये जो R1 एंड R2 दे आर इन पैरेलल, सीरीज में नहीं है वो, पैरेलल में है, R1 एंड R2 आर इन पैरेलल, तो इन दोनों का जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है उसका जो रेजिस्टेंस होगा Rp, वो क्या होगा R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, या फिर 1 अपॉन Rp इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, सेम चीज है। R1 की वैल्यू कितनी है 3 इंटू 6 अपॉन 3 प्लस 6, व्हाट इज 3 इंटू 6 18 अपॉन 9, तो कितना हो गया 2 ओम। इसका मतलब ये जो रेजिस्टेंस है, इसका मतलब मैं इन दोनों रेजिस्टेंस को हटा के एक सिंगल रेजिस्टेंस लिख सकता हूं जिसका नाम होगा Rp, और जिसकी वैल्यू होगी 2 ओम। तो अभी ऐसा इमेजिन कर लेना कि ये दोनों को मैं डायग्राम ड्रॉ करके देता हूँ, पहली बार कर रहे हो इसलिए, लेकिन इसके बाद से तुमको डायरेक्ट ये सब चीजें समझ में आनी चाहिए। इक्विवेलेंट फाइंड करना मतलब कि दोनों रजिस्टर को हटा दिया तो सिंगल रजिस्टर्स की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, R1 की वैल्यू 3 थी, R2 की वैल्यू 6 है, और इक्विवेलेंट कितना आया, मतलब पैरेलल में कितना आया 2, तो दोनों को हटा के सिंगल लगाया तो कितना वैल्यू आएगा 2, फिर ये Rp और R3 विल बी इन सीरीज। तो मैं डायग्राम ड्रॉ करके दे देता हूँ। तो जो आपका ये सर्किट है, दिस सर्किट विल मॉडिफाई टू, देयरफॉर अभी जो सर्किट होगा वो सर्किट आपको ऐसा दिखेगा, that circuit will look something like this now। इधर बैटरी है, इधर Rp है, इधर R3 है, इधर बैटरी है, बैटरी का वोल्टेज 14 वोल्ट है, तो यू हैव अ 14 वोल्ट का बैटरी, यू हैव R3 हियर एंड यू हैव Rp हियर, ओके पक्का पक्का, तो ऐसा आपको सर्किट मिला नया। अब मुझे बताओ ये Rp और R3 सीरीज में है कि पैरेलल में है, सीरीज में, तो नाउ Rp एंड R3 आर इन सीरीज। तो सीरीज में जो इक्विवेलेंट होता है, इक्विवेलेंट वो क्या होता है Rp प्लस R3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Rp 2, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R3 5, तो कितना हो गया 7 वोल्ट। सो देयरफॉर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, सॉरी ओहम, रेजिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं ना हम लोग, तो 7 ओहम, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 7 ओहम। ये हो गया पहला केस खत्म। फिर क्या फाइंड करना था करंट, करंट कैसे फाइंड करते हो V अपॉन R, R क्या इक्विवेलेंट,
अब ये आर इक्विवेलेंट मतलब ये सर्किट भी फर्दर मॉडिफाई होगा। तो ये जो सर्किट है पूरा सॉल्व करने के बाद, ये सर्किट अभी कैसा दिखेगा, इस सर्किट में अभी तुमको दिखेगा सिर्फ एक रेजिस्टेंस और एक बैटरी, पूरा सॉल्व करने के बाद, पूरा सिंप्लीफाई करने के बाद। तो यू विल हैव अ बैटरी हियर, 14 वोल्ट का बैटरी है ये, और यहाँ पे सिंगल रेजिस्टेंस दिखाएंगे अब, मतलब अभी हम लोग ये दोनों रेजिस्टेंस को भी मर्ज करके कितना बना दिए, सिंगल, आर इक्विवेलेंट। व्हाट इज वी वैल्यू 14, व्हाट इज आर इक्विवेलेंट 7, हाउ मच इज द करंट 2, तो करंट कितना है 2 एम्पियर। चेक कर लो आंसर, यही है ना, गुड। सो दैट्स इट फॉर टुडे।